Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे पेडागोजी का एक मॉक टेस्ट मान सकते हो आप इसको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मान सकते हो। उसका है ये सेशन 4 यानी क्लास 4 है। इससे पहले 3 सेशंस हम कर चुके हैं। सभी सेशंस में 30 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट है जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, यानी वो सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आ सकते हैं, जो सिलेबस में है सीटेट के, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक, सीटेट के अलावा भी आप देख सकते हैं अदर एग्जाम्स के लिए जहाँ पे पेडागोजी आती है, तो जो भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट ये पर्टिकुलरली सीटेट के लिए ही एकदम बिल्कुल नेट पिक करके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी। पेपर एग्जैक्टली ऐसा आता है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे कभी पेपर में अगर 2 क्वेश्चन वाइगॉस्की के, 2 पियाजे के, या जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से हम सेट बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, अदर एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, सब मिलाकर के एक अच्छा सेट बनता है। आउट ऑफ 30 के 30 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छा सा लेवल तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन या सिर्फ आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। इससे पहले के जितने भी सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। इसके 3 सेशंस कर चुके हैं, ठीक। और कल जो कोहलबर्ग के आंसर वाला पीडीएफ है वो आज ही मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी पीडीएफ भी, ये वाला पीडीएफ भी विद आंसर्स आपको वहीं मिल जाएगा। ये है सीटेट का बैच जो करियरविल ऐप पर आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। करियरविल ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके वेबसाइट से लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट और 20% का जो ऐप में नहीं मिल पाता है। कुछ पॉलिसी ऐसी है गूगल की, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और ये कंप्लीट बैच है जिसमें पेडागोजी मैं डील करती हूँ। फटाफट से आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, हमने सबने पढ़ लिया भाई, पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा है, बट डेवलपमेंट का डिसकंटिन्यूअस होना होता क्या है, ये आज आपसे पूछा जाएगा और आप गलतियां करेंगे, है ना। डिसकंटिन्यूटी यानी अनिरंतरता विकास की है क्या? विकास अनिरंतर कैसे हो सकता है कि जीवन पर्यंत ना चले, कॉन्टिन्यूअस जीवन भर चलता रहे, उसको कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। क्या होता है बताना। अभी मैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ कि क्या होता है। अभी आएंगे उस पर, फटाफट से देखेंगे। 58% लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। अच्छा, मंडे से आपकी क्लास होगी शाम को 7 बजे, है ना। हम लोग 7 बजे मिलेंगे शाम को मंडे को, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। ऐप में सीटेट कोर्स शो नहीं होता, आप टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तब वहां पे आपको शो होगा, आशा है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत बड़ा सा ऐप है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। तो टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे, जैसे एसएससी है, टीचिंग है, अलग अलग हैं, तो टीचिंग में जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बैच, ठीक है ना। बिल्कुल आएंगे मोस्टली क्वेश्चंस, कोमल क्यों नहीं आएंगे, जो टॉपिक यही है। कुछ क्वेश्चंस तो, या कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, कुछ में लैंग्वेज का थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर मिल जाएगा, है ना। सिलेबस से बाहर थोड़ी चले जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डिसकॉन्टिन्यूटी इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतोष नहीं, अनिरंतरता कहेंगे, अनिरंतरता कहेंगे, है ना। अनिरंतरता से क्या तात्पर्य है? डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? डेवलपमेंट की डिसकॉन्टिन्यूटी। आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं 71% लोग फर्स्ट ऑप्शन, बट इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कल परसों भी हमने वर्बली डिस्कस की थी ये बात कि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि विकास जीवन पर्यंत नहीं चलेगा या रुक जाएगा, अब खत्म हो गया विकास, पियाजे ने 4 स्टेजेस दे दी उसके बाद विकास हो ही नहीं रहा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि हर एक स्टेज में कुछ नए वेज एमर्ज हो रहे हैं, नई क्षमताएं आ रही हैं बच्चे में। हर एक स्टेज में उसका समझने का, चीजों को तरीका बदल रहा है, स्टेज वाइज हो रहा है डेवलपमेंट, इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस में तोड़ करके पियाजे ने दिया हुआ है। या कोहलबर्ग तो खैर मॉडल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट कोहलबर्ग भी फॉर दैट मैटर, या कोई भी अगर स्टेज की बात करेगा तो। वाइगॉस्की ने स्टेज या एज के हिसाब से नहीं बांटा, इसलिए उन्होंने कहा लाइफ लॉन्ग तो है ही, वो तो इसमें भी है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस में भी लाइफ लॉन्ग ही है और वहां पे भी, बस वहां ये है कि स्टेजेस में टूट के नहीं चलता, ठीक है जी। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्जेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान, यानी प्रक्रिया मतलब स्टेजेस के दौरान जन्मते हैं, पनपते हैं, जो तरीके एमर्ज होते हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस के दौरान, उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अभी आएंगे इस पे। सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक रुकावटें,
नेगेटिव ब्रेक आ गई भाई, आगे गया पीछे आया, इसको नेगेटिव कह दिया, नहीं, नेगेटिव ब्रेक को डिसकंटिन्यूटी नहीं कहते। डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड के विकास नीचे की तरफ जा रहा है, ह्रास को कह रहे हैं हम, डिक्लाइन को कह रहे हैं, जो बुढ़ापे में होता है, नहीं, डिक्लाइन को नहीं, डेवलपमेंट में सब कुछ शामिल है, इंक्रीमेंट भी और डिक्लाइन भी। इंटरफेरेंस इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस में बाधा आ गई है, उसको डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और आपको बिना किसी बात के डिसकंटिन्यूअस मानना भी नहीं है, नॉर्मल केस में आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है ना। तो आपको पता है ये कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की एक बहस है मनोविज्ञान में, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूटी बनाम डिसकंटिन्यूटी, यानी निरंतरता बनाम अनिरंतरता की एक बहस है, ठीक, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक कॉन्टिन्यूटी की तरफ आते हैं यानी निरंतर मानते हैं विकास को, और कुछ हैं जो अनिरंतर मानते हैं। तो अगर हम कहें कॉन्टिन्यूटी की बात, तो मैंने आपको चार्ट के थ्रू भी समझाया हुआ है, इसमें वाइगॉत्स्की आ जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एज स्टेज की बात नहीं करते, और भी कुछ थियरिस्ट हैं बट आपके काम के वाइगॉत्स्की ही हैं उनमें से। अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूं तो जैसे पियाजे कहते हैं भाई इस स्टेज से इस स्टेज में इतना, जन्म से 2 वर्ष में 2 से 7 में ये क्षमताएं, फिर उसके बाद और बड़ी क्षमताएं एमर्ज होंगी या निकल के आएंगी और फिर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगी। तो ये है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है विकास का होना बंद हो गया है, बट नई नई क्षमताएं अलग अलग स्टेजेस में उभर के आती हैं, ये है अनिरंतरता। एज पर एज या स्टेज अलग अलग चरणों में, यहां पे चरण उतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहां कॉन्टिन्यूटी में विकास की प्रक्रिया चल रही है, एज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि विकास की प्रक्रिया रुक गई है, लाइफ लॉन्ग नहीं है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव में जा रही है, नहीं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें एमर्ज हो रही हैं, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं कि न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नए नए तरीके दुनिया को देखने के। जैसे जन्म से 2 वर्ष में बच्चे को क्या लगता है, जो उसके 5 सेंसेस हैं उन्हीं से वो दुनिया देख रहा है और उसको पता है इतना ही होता है, किसी चीज को अगर गर्म चीज पे हाथ लगाया और गर्म है पता लग गया तो अब अगली बार से नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में वो निर्जीव को सजीव को निर्जीव समझेगा, है ना, वो इस तरह की और क्षमताएं एमर्ज हो रही हैं उसमें। फिर 7 से 11 में उसके अंदर लॉजिक आ रहा है तो नई क्षमताएं आई, फिर दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, लॉजिक आ गया। फिर अगर हम देखें 11 से 15 में तो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ गई, जो चीज सामने नहीं है डिडक्टिव थिंकिंग भी आ गई। तो हर स्टेज में कुछ ऐसी क्षमताएं निकल करके आ रही हैं जो पहले नहीं थी, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा पोल में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, असर्शन है यानी कथन है और कारण है। अ टीचर शुड यूज द डिस्कशन मेथड हैंड्स ऑन मटीरियल इन हर क्लास, यानी एक शिक्षक को अपनी कक्षा में चर्चा पद्धति यानी डिस्कशन, चर्चा जैसे मैं और आप करते हैं, इस्तेमाल में लाना चाहिए, एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या हैंड्स ऑन मटेरियल को भी यूज करना चाहिए। जैसे कोई आपका टीचिंग लर्निंग कोई चार्ट हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, कोई और आपका इस तरह का कोई 3D मॉडल हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा देखो ये एक पेन है, तो वो पेन क्या है, एक मटेरियल बन गया। हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कोई करा सकते हैं, बच्चे से एक्सपेरिमेंट करा के सिखा सकते हैं। बात तो सही है, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्नर्स बिल्ड द नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी स्वयं का ज्ञान सृजित करते हैं, यानी बच्चा एक्टिव होकर के नॉलेज को बिल्ड करता है। और ये रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहां टीचर बच्चे को एक्टिव रखेगा डिस्कशंस के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल ऐसे, जहां हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेसिकली बच्चा एक्टिव है। तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा टीचर को डिस्कशन करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए, मटेरियल लेके आना चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है, लर्नर्स बिल्ड करते हैं नॉलेज अपने आप से। जब उनको मटेरियल मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा, नॉलेज को बिल्ड कर लेंगे, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ज्ञान के सक्रिय निर्माता बन जाएंगे, जो पियाजे वाइगॉत्स्की दोनों कह रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जवाब आप लोग दे भी सही रहे हैं, 84% लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, अभी लॉरेंस कोहलबर्ग और ये सब कराए हैं आपको, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट से बताएंगे क्या कहता है ये सवाल, फटाफट से बताएंगे। एक तो आजकल कुछ भी हुए जा रहा है, देखना एक बार, फटाफट से जवाब दो। डी फॉर डेलिशियस, बहुत बढ़िया जी। देखिएगा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या है। बेसिस क्या होता है, 7 से 8 साल का बच्चा नैतिक निर्णय लेने के लिए आधार क्या लेगा, है ना। वो पुजवा वाला एग्जाम्पल दिया था ना कल, तो
तो 7 से 8 साल का बच्चा क्या लेगा आधार, उसके लिए सही और गलत क्या होगा, किस बेसिस पे निर्धारित होगा। तो हमें पता है 3 स्टेजेस हैं, एक है आपकी प्री कन्वेंशनल, दूसरी है कन्वेंशनल, यानी 3 लेवल हैं, और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। तो हमें पता है जब हम बात कर रहे हैं 7 से 8 वर्ष की, तो ये बच्चा कहीं इधर आएगा। लेस देन 10 ईयर्स का बच्चा है, 4 से 10 वर्ष के बीच का बच्चा प्री कन्वेंशनल में आता है, कल भी हमने बात की थी। फिर कन्वेंशनल में 10 से 13 वर्ष के बीच का बच्चा आएगा, इसमें 13 प्लस या 13 से 16 के बीच का बच्चा या व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां पे हमें पता है कि 7 से 8 वर्ष का बच्चा वैसे भी प्राइमरी क्लास में होगा, तो वो पहली ही स्टेज में आएगा प्राइमरी का बच्चा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस को ध्यान में रख करके वो डिसीजन लेगा। सजा और आज्ञाकारिता, अगर किसी चीज से सजा मिल रही है तो वो काम गलत है, आज्ञा मान रहे हैं और सजा नहीं मिल रही है तो वो काम सही है। तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। सिंपल बात, पहली ही स्टेज है, पहला ही लेवल है। क्लियर है। ये सारे अगर हम देखें सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग 4th स्टेज है, तो यहां तो वो 7 से 8 का बचेगा नहीं, वो तो 10 से 13 के बीच में होगा। अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस की बात करें तो ये 5th पे चली जाएगी बात। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की, तो ये तो भाई 6th पे चली जाएगी, तो ये तो बनता ही नहीं है। फिर 3rd ही ऑप्शन बच जाता है 7 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डेवलपमेंटल थियरिस्ट who view process of development as having substantial plasticity। अच्छा क्वेश्चन है ये, जिस साल से पेपर ऑनलाइन हुआ तब से पूछा जाने लगा। मैंने हालांकि बड़े बैचेस में इस तरह की चीजें कराई हैं, प्लास्टिसिटी हम करते थे। तो अगर हम बात करें who view process of development as having substantial plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of। पिछले 2 बार से ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के कई शिफ्ट्स में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, जब पेपर ऑनलाइन था 2 साल, तो ये पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है ना। प्लास्टिसिटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले से करते आ रहे थे और सीटेट में नहीं आते थे और बाद में आना शुरू हुए, तो क्योंकि वो सिलेबस के आसपास की चीज थी, तो इसलिए। तो अगर हम देखें विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त प्लास्टिसिटी के रूप में यानी नमनीयता के रूप में देखते हैं, वे निम्नलिखित में से डैश के महत्व पर जोर देने की संभावना रखेंगे। किस पे? तो 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस पे। क्यों है जी ऐसा, बताइए एक बार। अगर हम देखें प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, पहले प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी यहाँ पे। अगर हम प्लास्टिसिटी की बात करें तो इसको ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैंने फर्स्ट डे भी जो इवन क्या कहेंगे उसको, डेमो वाली जो क्लास है यूट्यूब पे, उसमें भी बताया हुआ है कि डेवलपमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर। यानी डेवलपमेंट जब हम कहते हैं ये मॉडिफिएबल होता है, प्लास्टिक होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क नमनीयता या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसको कह देते हैं, यानी न्यूरॉन्स में प्लास्टिसिटी है आपके ब्रेन के, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है। ये कैसे होता है? एबिलिटी तो जेनेटिक है अगर हम देखें तो, फिर हम एनवायरमेंट पे क्यों जोर दे रहे हैं? किसी के मन में ये सवाल नहीं आया है? अगर हम देखें ये बेसिकली आपके लिख देती हूँ हिंदी में भी, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं अंग्रेजी के टर्म्स देख के। मस्तिष्क नमनीयता यानी आपका जो मस्तिष्क है उसमें नमनीयता है, यानी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है अगर मैं कहूं तो, है ना। एक वैसे भी जिलेटिन टाइप हम कहते हैं कि ये क्या है, एक जेली के टाइप का मटेरियल है जो ब्रेन है और चेंज होने की क्षमता रखेगा, प्लास्टिक इन नेचर है। ठीक। अगर हम यहाँ पे ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी आपके ब्रेन में मिलियंस बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो स्पार्क कर रहे होते हैं, है ना, टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, और ब्रेन में आपकी क्षमता होती है लाइफ लॉन्ग चेंज होते रहने की। इसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि ब्रेन फ्लेक्सिबल है, चेंजेस उसमें आते रह सकते हैं। ठीक। और ये ऐसा क्यों कर पाता है ब्रेन? क्योंकि हमारे जीनोटाइप में एक क्षमता है। जीनोटाइप फिनोटाइप हम समझते हैं, सीटेट के लेवल पर मैं नहीं बताती हूँ, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जीनोटाइप होता है जो आपका जेनेटिक पूरा कोड है कि इंसान का बच्चा इंसान और हाथी का बच्चा हाथी या कुत्ते का बच्चा कुत्ता। क्यों हो पाता है? क्योंकि जीनोटाइप है, हमारी जेनेटिक मेकअप में वो चीज है। फिनोटाइप क्या है? हम एनवायरमेंट में हम जो एक्टिविटीज या जैसी हमारी शक्ल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीनोटाइप में, जीन्स में हमारे बाकी चीजें नहीं होंगी। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, सीटेट के लेवल पे साइड कर सकते हैं। बट जीनोटाइप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप में, तो ये जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप में बदलने की जो क्षमता है, इसी से प्लास्टिसिटी निकल के आती है। ये कहानी आप साइड कर सकते हैं, ज्यादा सर में दर्द हो तो,
है ना। जब आप सीटेट कर लेंगे क्लियर, आप बड़े बैचेस में आएंगे, पेडागोजी स्पेशल में पढ़ेंगे, तब इस पे लंबी चर्चा करेंगे बैठ के, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंपल है, ब्रेन की क्षमता है फ्लेक्सिबिलिटी की, या ब्रेन में मॉडिफिएबिलिटी पाई जाती है, यानी आप चेंजेस ला सकते हैं जीवन पर्यंत, आपके ब्रेन में जीवन पर्यंत चेंजेस आते रह सकते हैं। आपका ब्रेन इस लायक है कि वो परिवर्तित कर सके खुद को, और ये दो प्रकार की होती है। एक है स्ट्रक्चरल नम्यता या प्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक नम्यता, और दूसरी होती है आपकी फंक्शनल प्लास्टिसिटी यानी प्रकार्यात्मक नम्यता। जब ब्रेन की क्षमता है तो उसको एनवायरमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं ये बता दो बस मुझे। प्रकार्यात्मक नम्यता। अब अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या है, एक तो इसका सिंपल मतलब है प्लास्टिसिटी का कि प्लास्टिक इन नेचर है, यानी चेंजेस हमेशा संभव है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट के हिसाब से, चेंज होते रहने की जीवन पर्यंत की क्षमता है, ठीक। अगर वैसा एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट दिया जाए तो, अगर एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट नहीं दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा चेंज, सिंपल बात। तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो एक तो होता है स्ट्रक्चर के रूप में चेंज। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में एपिलेप्सी, आई थिंक मृगी को ही बोलते हैं ना, तो मान लीजिए एपिलेप्सी या मृगी के दौरे पड़ते थे, उसका कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट करके कोई एक पार्ट निकाल दिया गया, तो वो ब्रेन का वो वाला पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट है और इससे आपकी लैंग्वेज जुड़ी हुई है या फिर कोई और पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन में तो एक एक पार्ट कई चीजें करता है ना, तो इस पार्ट से जो फंक्शन होता था, एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोट लग गई, ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया, इस पार्ट को निकाल दिया गया, सर्जरी कर दी गई, मान लीजिए कोई ट्यूमर की वजह से, जो भी है, तो इस पार्ट से जो काम होता था वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन में। आपने देखा होगा पहले लोग राइट हैंड से लिखते हैं, अगर कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए तो लेफ्ट से भी लिख पाते हैं, इवन लोग पैर से भी लिख लेते हैं, आपने इस तरह की भी चीजें सुनी होंगी। तो ब्रेन में बहुत क्षमता है, वो अडेप्ट कर लेता है, तो जो पार्ट मिसिंग है वो फंक्शन कहीं और पहुंच जाएगा, ब्रेन उस फंक्शन को किसी और पार्ट से करा लेगा, सिंपल बात। स्ट्रक्चर क्या है, जैसा आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा आपको अनुभव होता है जीवन में, वो अनुभव आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को भी परिवर्तित करता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ट्रॉमा में बचपन में या बड़े होकर भी अगर कोई बहुत सीवियर दिमाग की समस्या आपको हो गई, तो ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को चेंज करेगा। हम कहते हैं ना, वो सुना होगा आपने कि मेडिटेशन से जो हमारा एमिगडाला है, मतलब जो स्ट्रेस वाला एरिया है जो ब्रेन में इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो आपका मैं एग्जैक्ट टर्म याद नहीं कर पा रही हूं, वो कम हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों में जो बहुत लंबे समय तक मेडिटेटिव स्टेट में है या मेडिटेशन करते हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज हो रहा है, किसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कुछ बूढ़े लोग आज भी फोन बढ़िया से चला लेंगे, कंप्यूटर बढ़िया से चला लेंगे, अगर चाहे तो वो जीवन भर एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी बना के रखे हुए हैं, ठीक। और कुछ लोग नहीं चला पाते, क्यों? क्योंकि हमने एनवायरमेंट के हिसाब से ब्रेन को चेंज किया ही नहीं। ब्रेन में क्षमता है चेंज होने की, हमने नहीं किया। तो स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक, यानी फंक्शन जो है ब्रेन का, कोई पार्ट मान लीजिए राइट ब्रेन से कोई काम कर रहे थे आप, और वो लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है या ब्रेन के किसी और हिस्से में, लेकिन और आपका स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाएगा जैसे आप अनुभव दे रहे हैं ब्रेन को, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, यानी ब्रेन में चेंज होने की क्षमता है, किसकी वजह से, एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट की वजह से। जैसे अनुभव आप देंगे और जैसा एनवायरमेंट आप देंगे, तो वो क्षमता तो जेनेटिक है ही, लेकिन रीजन इसमें महत्व किसका है, महत्व है एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट का, इसीलिए हम वो आंसर लगा रहे थे। अब होपफुली आप ये बात समझ पाए होंगे। देखना एक बार, तो डेवलपमेंटल थियरिस्ट जो ये मानते हैं कि हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की प्रक्रिया है, सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी इसमें होती है, यानी चेंज होते रहने की क्षमता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत, है ना। आर लाइकली टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। हम एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक। वातावरण और अनुभव की महत्व पे जोर देंगे, ना कि हेरिडिटी और डोमेन स्पेसिफिक या किसी भी और चीज पे। ये इंटेलिजेंस तो होती ही हेरिडिटी से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं बनेंगे। तो एनवायरमेंट एंड इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लास्टिसिटी होती है, यानी चेंज करने की क्षमता ब्रेन में बनी रहती है, यही है बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय। वाइगोस्की के अनुसार टीचर यानी शिक्षक सीखने में सहायता कैसे कर सकते हैं, बताइएगा एक बार। मैम आप शादी कब कर रहे हैं, पढ़ लो एबीसी किड्स। आज तो बैच में भी हम इसी तरह की बातें कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, देखना एक बार कैसी बातें करते हो। संडे वार्ता है परसों, संडे को करेंगे ये बातें, शादी ब्याह मुंडन सारी बातें हम
संडे को करते हैं, कभी कभी संडे वार्ता, महीने में एक आध बार। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन बताओ, फटाफट से आंसर करो और उन लोगों तक भी शेयर करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल चल रही है एकता, देखना एक बार। अगर हम देखें यहाँ पे लेव वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, टीचर सीखने में कैसे मदद करे, असिस्ट कैसे करे। असिस्टिव लर्निंग की भी बात की ना वाइगोस्की ने। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड देके, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात वाइगोस्की या पियाजे करते ही नहीं है, रचनावादी लोग करते ही नहीं है, ये बात आपको क्लियरली बताई गई है। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, यानी स्कैफोल्डिंग का लेवल चेंज करके। स्कैफोल्डिंग क्या है? टेम्परेरी हेल्प, जहां बच्चे को जरूरत पड़ रही है वहां मदद दे रहे हैं। समर्थन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलना, जैसी समर्थन की जरूरत है, जैसी हेल्प की जरूरत है, जैसे सपोर्ट की जरूरत है, उसके किस तरह का सपोर्ट चाहिए, कैसा नेचर हो सपोर्ट का, कैसी क्वालिटी हो, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस हिसाब से सपोर्ट दे टीचर जहां बच्चा अटके। यही वाइगोस्की कहेंगे, कॉपी करने को नहीं कहेंगे। तो एक ही ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है। ये तो लड्डू क्वेश्चन था एकदम आपके लिए, अब होना चाहिए। पियाजे, वाइगोस्की सब कर चुके हैं हम। ये एक अच्छा सवाल है पेरेंटिंग स्टाइल पे, जब से सवाल क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ था। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग इज बेस्ड ऑन, पालन पोषण, बच्चे के पालन पोषण की आधिकारिक शैली निम्न पर आधारित है। यानी कुछ 4 स्टाइल होती हैं पेरेंटिंग की, कि बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हैं माँ बाप, उनके भी स्टाइल्स है ना माँ बाप के भी। सारे माँ बाप एक जैसे नहीं होते, है ना। कुछ कभी खुशी कभी गम वाले होते हैं, कह दिया ना कह दिया। कुछ होते हैं भाई धृतराष्ट्र जैसे, कि पुत्र मोह में एकदम बिल्कुल बह जाते हैं, जो करना है दुर्योधन को वही करेगा, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे चर्चाएं होती हैं, थोड़ी माँ बाप की चलेगी, थोड़ी उनकी चलेगी, बीच का रास्ता निकलेगा, है ना। कुछ ऐसे होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बस चेक आता है महीने के एंड में, बच्चे कहाँ हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं पता ही नहीं है। यही 4 प्रकार हैं। अब इन चारों प्रकार के नाम क्या क्या हो सकते हैं उस पर आएंगे अभी। तो अथॉरिटेटिव स्टाइल, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विच इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, तब भी आप जवाब यही देंगे, अथॉरिटेटिव या आधिकारिक शैली जो है, इट इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल एग्जिस्टिंग देयर, ठीक, विच एग्जिस्ट। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेर एवर पॉसिबल। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो है, या चाइल्ड रियरिंग, बच्चे को बड़े करने का जो स्टाइल है पेरेंटिंग का, उसमें ये होता है कि जहां भी संभव हो संयुक्त निर्णय लेने में संलग्न रहें, यानी केयर भी होती है, माँ बाप केयर भी करते हैं, और कंट्रोल भी हाई होता है। इसलिए डिस्कशंस होंगे, चर्चाएं होंगी, अच्छा तुम्हें साइंस लेना है या अच्छा तुम्हें ह्यूमैनिटीज लेना है, क्यों लेना है, साइंस क्यों नहीं ले रहे हो, तो बच्चा अपना लॉजिक बताएगा कि मुझे ये करना है पापा, मुझे इसमें ऐसे होगा, ये होगा। तो फिर एक प्रॉपर डिस्कशन होगा, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर के एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स और बच्चे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये वैसी सी ही बात है जैसी बात कौन सा आर माधवन का कैरेक्टर नहीं है 3 इडियट्स में, जब वो अपने पापा को जाके कहता है कि पापा क्या हो गया अगर मैं फोटोग्राफी करूंगा, थोड़ा कम कमाऊंगा, छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, बट मैं खुश तो होऊंगा, है ना। फिर यानी वो अपनी बात रख रहा है और उसके पिताजी कह रहे हैं क्या खाएगा एंड ऑल, वो अपनी, हालांकि वो पहले अथॉरिटेटिव नहीं थे, बट उस मोमेंट में जब ये चर्चा हो रही है और डिसीजन पे आते हैं कि हाँ ठीक है अपने मन की कर लो, तो दोनों पार्टीज की बात सुनी गई है, ठीक। तो ये हुआ आपका जब एंगेज्ड या दोनों तरफ से बच्चे और पेरेंट्स दोनों शामिल हो तो अथॉरिटेटिव। इसीलिए इसको बेस्ट कहते हैं क्योंकि यहां केयर भी है, पेरेंट्स बच्चों की केयर भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी है, यानी थोड़ा डिसिप्लिन भी है। चर्चा करके बात पे पहुंचते हैं कि अच्छा सुबह रात को 9 बजे नहीं आना है, अच्छा 9 बजे आओगे तो इस चीज का ध्यान रख लो, फिर जब डिस्कशन होगा। 4 प्रकार हैं, समझ लेते हैं फटाफट से, फिर आप अपने आप जवाब दे पाओगे कौन सा प्रकार कौन से ऑप्शन के हिसाब से सेट बैठता है। पेरेंटिंग स्टाइल यानी बच्चों के पालन पोषण के तरीके, या चाइल्ड रियरिंग स्टाइल भी बोल देते हैं कि बच्चों को बड़ा करने के तरीके, है ना। कुछ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं, एकदम सर पे मंडराते रहते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल हेलीकॉप्टर की तरह, या फिर इसको हम कहेंगे आपका चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, चाइल्ड रियरिंग स्टाइल या प्रैक्टिस, कि कैसे बच्चों को रियर किया जाए, बड़ा किया जाए, पालन पोषण उनका किया जाए। आसान काम तो है नहीं, देखिए, ठीक। तो ये मत पूछ लेना मैम कितने बच्चे हैं, जो पता है आपको, हम देखे हैं दुनिया में, हमको पता है। देखिए एक बार, तो अगर हम बात करें यहाँ चाइल्ड रियरिंग की, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। एक है आपका बेस्ट प्रकार को समझे, बेस्ट नहीं वर्स्ट पे चलते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ये अथॉरिटेटिव से बस अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन कैसे होते हैं भाई, कह दिया ना कह दिया वाली बात होती है यहाँ पे, है ना। केयरलेस, कंट्रोल ज्यादा। मास्टर जी हड्डी हड्डी छोड़ देना, खाल खाल आपकी हड्डी हमारी, है ना। वो वाले माँ बाप होते थे ना आज से 2 जनरेशन पहले या 1 जनरेशन पहले, ठीक। तो कंट्रोल बहुत ज्यादा है, डिसिप्लिन जरूरत से ज्यादा है बच्चे पे, लेकिन केयर कम है।
तो ये एकदम हिटलर स्टाइल वाले पेरेंट्स बन जाते हैं कि वो जया बच्चन कहती हैं जब अमिताभ बच्चन हो कुछ भी, तो वो हर बात पे बस यही जवाब देते हैं, कह दिया ना कह दिया, कि मतलब उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है, कभी खुशी कभी गम याद कीजिए, या फिर वो मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन भी याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे केयर कम है, कंट्रोल ज्यादा है। अगर केयर है भी तो वो हमें दिखती नहीं है बाहर, तो उस केयर का कोई खास फायदा है नहीं। मैम कभी खुद से ही बात कर लेती हैं पर हम सब सुन लेते हैं, हाँ उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक, केयर कम कंट्रोल ज्यादा, वर्स्ट है ये, बहुत खराब तरीका है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फिर सेकंड है इसका जस्ट अथॉरिटेटिव, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होता इसमें, ये सेकंड है बट मैं बता रही हूँ जान करके। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग ये बेस्ट है। ये अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव याद रहता है, ये अधिनायकवादी कहते हैं इसको, या सत्तावादी समथिंग इसको हिंदी में बहुत कंफ्यूजिंग है इनके नाम, तो इसलिए इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव बेस्ट स्टाइल है जिसमें दोनों ही पार्टीज यानी बच्चा भी और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना, निर्णय लेने में। और अथॉरिटेरियन अगर आपको एग्जांपल याद आए तो आप जो दंगल मूवी है उसमें जब उनके पिताजी शुरू में बचपन में उनको मांस मच्छी भी खिला रहे हैं, सब कुछ सुबह उठा के दौड़ा रहे हैं, तो सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं बापू, ठीक है, तो वो अथॉरिटेरियन है। लेकिन जब वो बाद में जाकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों की भी बात सुन रहे हैं, है ना, जब वो बड़ी हो गई हैं बच्चियां, तो वो अथॉरिटेटिव स्टाइल में चेंज हो गए, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है अथॉरिटेटिव स्टाइल। क्यों? क्योंकि यहां केयर भी है बच्चों के लिए, कंट्रोल भी है, तो जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगी, यानी बच्चों की भी सुनी जाएगी, पेरेंट्स की भी, डिस्कशन होगा, बहसबाजी हो सकती है, बट दोनों मिलकर के एक डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ माँ बाप ही डिसीजन ले लें। ठीक, अब 2 और बचती हैं, टोटल 4 स्टाइल हैं जो आपके काम की हैं। फिर आती है एक परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, परमीश वर्मा स्टाइल नहीं है, परमिसिव स्टाइल है, ठीक है, लोगों को याद रह जाए इसलिए करनी पड़ती है इस तरह की बातें। अब ये अनुमोदक बोलते हैं आई थिंक इनको, परमिसिव। परमिसिव क्या है? जो हमारे बच्चे कहते हैं, धृतराष्ट्र टाइप के माँ बाप हैं बिल्कुल, जो ऐसे महाभारत में दिखाया गया था धृतराष्ट्र को, है ना, कि बिल्कुल पुत्र मोह में अंधे हैं, ठीक, कि गलतियां नहीं दिखती इनको अपने बच्चों की, गलत कर रहे हैं फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि भाई रहने दो, गलत नहीं करो, है ना, इनकी बस का ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे अंदर से, मतलब वो अथॉरिटी बच्चों के पास है कहीं ना कहीं, तो ये जो बच्चे कहते हैं वो मान लेते हैं। तो यहां पे केयर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल लो है, डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल एकदम खत्म है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, ये लास्ट है, नेग्लेक्टफुल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, ठीक है। अब नेग्लेक्टफुल में क्या होता है? नेग्लेक्ट जैसा कि आप समझ रहे हैं, अवॉइडेंट है माँ बाप, यानी माँ बाप को पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में जाता है ना, कुछ नहीं पता। हाँ, ओवर पैम्परिंग है ये परमिसिव वाले। नेग्लेक्टफुल वालों को पता ही नहीं है, मुझे वो मूवी याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी, हाँ अभी जो आई थी इस पे एनिमल में इतना बवाल हुआ था, है ना, तो मतलब है वो बवाल के लायक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कुछ चीजें उन्होंने कोशिश की है कि हाँ ठीक ठीक करने की। तो अपने पिताजी को कहता है आपको पता भी था मैं अमेरिका में कौन से कॉलेज में पढ़ रहा था, कहाँ रह रहा था, ये वो। तो ये वो वाले माँ बाप हैं जो नेग्लेक्टफुल ही रहते हैं बच्चों के प्रति, बच्चे कुछ बड़ा कांड कर देते हैं तब इनको पता चलता है अच्छा ओ ओके, है ना। तो केयर यहाँ पे लो है, कंट्रोल भी लो है, कंट्रोल भी क्या है, लो है। तो ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं, इनके लिए माँ बाप का मतलब है समय पे महीने में चेक आ जाता है या अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, माँ बाप सिर्फ एटीएम कार्ड हैं। तो क्योंकि माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है, जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं अमीरों के बच्चे, है ना, तो ये नेग्लेक्टफुल स्टाइल है, ये बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, ना केयर है ना कंट्रोल है, ठीक। बेस्ट क्या है? बेस्ट वही है अथॉरिटेटिव स्टाइल, कि पेरेंट्स और टीचर बच्चे और पेरेंट्स मिल करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो अब आप बता पाएंगे अगर मैं आपसे पूछूं मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए डिसीजन किस में लिया जाएगा, अथॉरिटेटिव में या अथॉरिटेरियन में? तो ये अथॉरिटेरियन है, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा है, केयर भी है लेकिन कंट्रोल ज्यादा है, केयर कम है कंपैरेटिवली। तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, हिटलर वाले, कह दिया ना कह दिया वाले। नॉट लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी अगेन अथॉरिटेरियन ही है, इन्हें भी कोई पड़ी नहीं है, और ये नेग्लेक्टफुल में भी हो सकता है कि वो सुनते ही ना हो। मेक अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, ये भी अथॉरिटेरियन ही है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? धन्यवाद रागिनी। हाँ चलिए, तो आगे बढ़े, इंटेलिजेंस और भाषा विज्ञान के भी क्वेश्चंस करा दीजिए, करा देंगे, अब बैच में इंटेलिजेंस कंप्लीट हो गया है तो आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर हम बात करें तो ये सिंपल है, जब डिसीजन मिलकर के जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो रही है तो ये अथॉरिटेटिव है और बेस्ट स्टाइल है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोत्स्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम के बीच में संबंध, ये आपको कराया था मैंने उस दिन वाइगोत्स्की डिस्कस करते हुए। तो विकास और अधिगम के बीच संबंध की प्रकृति को पहचानना है और सही ऑप्शन का जवाब सही जवाब को ऑप्शन के रूप में देना है। फटाफट से बताइएगा, दिमाग से समझ के दिल से पढ़िए राजीव, काम बन जाएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। यू आर माई फेवरेट मैम, धन्यवाद जी अंकिता, आंसू आ जाएंगे इतनी तारीफ सुन के। फटाफट से बताओ, 5236 लोग देख रहे हैं क्या? 415 क्यों दिखा रहे हैं मुझे लाइक्स? लाइक वाइक करना भूल जाते हो, हम कहना भूल गए हैं तो आप करना भूल गए हैं। अभी हमारा ध्यान गया, हम 50 लाख होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहा था तब हमारा ध्यान नहीं था। देखिएगा, अगर हम बात करें 60% लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन, डेवलपमेंट और लर्निंग वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लीनियर तो हो ही नहीं सकते, कोई भी प्रोसेस लीनियर या सीधी रेखा में नहीं होती, स्पाइरल होती है, आगे पीछे वर्तुलाकार होती है, रैखिक नहीं होती, स्थिर नहीं हो सकते, है ना, स्टैटिक नहीं हो सकते, रुके हुए थोड़ी रहेंगे दोनों। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। और डेवलपमेंट से लर्निंग, सॉरी उल्टा बोल दिया, वाइगोत्स्की कहते हैं, और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है ये पियाजे कहते हैं। यानी फोर्थ वाला जो है वो अगर पियाजे लिखा होता ऊपर तो आंसर ये हो जाता कि विकास होता है पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, और फिर बच्चा कुछ सीखता है। यहाँ पे पहले आप सीखते हैं, आपने भाषा को सीखा और फिर आप अपनी समझ को बेहतर कर रहे हैं, यानी लर्निंग से डेवलपमेंट हो रहा है। सीखना अक्सर विकास से पहले आता है, सीखना विकास को लेकर के आएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पियाजे के बारे में एक क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए। ये कल भी आया था, नहीं वाइगोत्स्की के चैप्टर में हमने ये किया था, और वो ये क्वेश्चन इतनी बार इन्होंने अब पूछ लिया पिछले कुछ साल में, तो ऑप्शंस हल्के से चेंज हुए हैं। वो लैग्स बिहाइंड करके पूछा था उसमें, ठीक है ना? हाँ ये कराया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आदर्श, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बाद में देख लेना, लेट ज्वाइन किया है तो। फटाफट से देखो, कोई बात नहीं, मंडे से शाम को 7 बजे मिल रहे हैं हम, और किसी को ये समस्या नहीं होगी कल स्कूल जाना है, परसों वहाँ जाना है, जिसको जहाँ जाना है इंक्लूडिंग मैं जा सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। पियाजे के अनुसार विकासात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में किस विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्य के माध्यम से होती है, यानी कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन या मेंटल फंक्शन लगता है पियाजे की थियोरी के अनुसार। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब जो है 59% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन 28% लोग कह रहे हैं, और जो थर्ड कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे। हमने पियाजे की स्टेज में 4 फैक्टर पढ़े हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम। अब ये 4 फैक्टर्स तो होते हैं, एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन चलो हटा दिया हमने, हालांकि ये भी होगा, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन, ट्रांसमिशन नहीं, वो एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं, ठीक। अगर हम देखें, हमसे पूछा है कॉग्निटिव फंक्शंस, ये मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, मैचुरेशन कोई कॉग्निटिव फंक्शन थोड़ी है, आपका दिमाग या शरीर का विकास खुद से हो रहा है हेरिडिटी की वजह से, है ना, ये नेचुरल है, ऑटोमेटेड है। एक्सपीरियंस है क्या है? एक्टिविटी है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दिमाग से ही रिलेटेड हो। तो सिंपल एक ही ऑप्शन बचता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसको मिला करके हम अडेप्टेशन बनाते हैं, यानी अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्कीमा को, अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को अपडेट कर पाते हैं, है ना। ये कॉग्निटिव फंक्शन ही तो है, या तो कुछ ऐड करेंगे दिमाग में या फिर हटाएंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ऐड करेंगे तो एसिमिलेशन, मॉडिफाई करेंगे तो एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से देखना। अ 5-year-old चाइल्ड वॉज गिवन 10 पेबल्स बाय हर टीचर। 5 साल की बच्ची है, उसको 10 पत्थर दिए गए, छोटे छोटे पेबल्स, वो नहीं खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे बचपन में। अगर हम बात करें, शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जाम्पल अ शॉर्ट लाइन, ये 5 पेबल लेके एक छोटी सी लाइन बनाई बच्ची ने, है ना, ठीक। अ लॉन्ग लाइन, 5 पेबल्स से एक बड़ी लाइन बनाई है। एंड अ सर्कल, 5 पेबल्स से एक सर्कल भी बनाया है, 5 ही है, काउंट कर सकते हो, है ना। 5 पेबल्स से एक सर्कल भी बनाया, एक बड़ी लाइन बनाई अगर आप देख रहे हैं तो, और एक छोटी सी लाइन बनाई है। 5 पेबल पास पास रख के, फिर दूर रखा तो बड़ी लाइन बन गई, गोले में रखा तो सर्कल बन गया। यही 5 पत्थर हैं, वही एक कंकड़ जिसको आप कह सकते हैं।
शी काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली, यहां पे काउंट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, तीनों ही जगह पे 5 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमाज इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन अचीव करने की कोशिश बच्ची कर रही है, ये पूछा है। सीरिएशन तो छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे में ये होता है, बस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया कि जिस पत्थर की हाइट सबसे ज्यादा है, हालांकि पत्थर की हाइट का कोई मतलब नहीं है, उसको सबसे आगे रखा है या पीछे रखा, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, रिलेशनशिप ड्रॉ कर रही है, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नॉमिनल स्केल कुछ ऐसा नाम मात्र का जो वो पैमाना होता है कि आपने एक अज्यूम कर लिया कि इतने से इतने पे, जैसे आपका मैप बनाया हुआ होता है, तो वो भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनाता। बचता है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का ही कंजर्वेशन है, ऐसा भी नहीं है कि ये वॉल्यूम का कंजर्वेशन हो। भाई कंजर्वेशन कई तरह का है, कि वॉल्यूम का कैसे होगा, वही 200 ml पानी है, एक छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में डाल दिया, जो थोड़ा चौड़ा नहीं दिखता, लंबा ज्यादा दिखता है, तो हमें लग रहा है बच्चे को कि ये लंबे वाले ग्लास में पानी ज्यादा होगा, तो कंजर्वेशन किसका है, वॉल्यूम का है। लेकिन सबसे पहले कंजर्वेशन किसका आता है, नंबर्स का। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का संरक्षण। अब उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा यार, छोटी लाइन में रखती हूं तब भी 5 है, लंबी में रखती हूं तब भी, और सर्कल में लगाती हूं तब भी पेबल्स 5 ही रहेंगे, यानी शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही, शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, मात्रा में चेंज नहीं आ रहा। बेशक शेप चेंज हो रही है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, सर्कल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है, जो 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। पियाजे की 3rd स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम। प्रोग्रेसिव एजुकेटर या फिर प्रोग्रेसिव स्कूल्स को और क्या कहा गया था, लैब स्कूल्स कहा गया था, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। या यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉन डुई ने लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी। शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में ये स्कूल्स खोले गए थे, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट के लिए शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चा प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखे। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ऐसा कहा है जॉन डुई ने, यानी शिक्षा जीवन है अपने आप में। उसका मतलब क्या है ये भी पूछ लेता है, उसका मतलब है प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना। आज जो हमें कोई समस्या हो रही है यदि, तो बच्चा उस समस्या का समाधान निकाल सके, सोशल स्किल्स सीख सके, सामाजिक कौशल सीख सके, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, पॉल्यूशन की समस्या है कैसे सॉल्व करें, इस तरह के मुद्दे बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के सिखाओ बेसिकली। तभी कहा गया एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डुई के द्वारा। देखना एक बार, 3rd ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 65% लोग। एम्पैथी हाँ होनी चाहिए, एम्पैथी टीचर में। कंट्रोल नॉट नेसेसरीली। डिसिप्लिन कंट्रोल बात बराबर ही हो गई। एम्पैथी रियलनेस केयर, एम्पैथी रियलनेस कंट्रोल। तो एम्पैथी रियलनेस केयर, रियलनेस होगी तो उस हिसाब से बच्चे अपने आप मैनेज हो जाएंगे। वास्तविकता होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट के लिए सिखाए टीचर। केयर हो, एम्पैथी हो, एम्पैथी क्या है, खुद को दूसरे की जगह रख के देख पाना, ठीक। अगर आपका ब्रेकअप जीवन में नहीं हुआ है कभी, तो बहुत मुश्किल है कि आप एम्पैथाइज कर पाएंगे किसी व्यक्ति से जो कमेंट्स में ये लिख रहा हो कि हाय रे मेरा ब्रेकअप हो गया, रो रो के उसने घर को भर के रखा हुआ हो, घर वालों को पता ना हो बेशक, लेकिन एम्पैथाइज कौन कर पाएगा, समानुभूति कौन कर पाएगा, उसके शूज में खुद को रख के कौन देख पाएगा, जिसने कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। बाकी लोग तो सिर्फ यही कहेंगे अरे क्या होता है ब्रेकअप, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एम्पैथी चाहिए टीचर में हमें, कि जो खुद को बच्चे के स्थान पे रख के देख पाए, ठीक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखना कंट्रोल यहां पे बुरा नहीं होता अगर ऑप्शन उस तरह से दिया होता तो ऑप्शन उस तरह से है नहीं, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वही है कि हम एम्पैथी, केयर और रियलनेस की बात करें। जी हाँ, देखो ये देखो आ गए दिल टूटे आशिक लोग। देखना क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट टू मेजर चाइल्ड्स इंटेलिजेंस। यदि हम बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल करते हैं बुद्धि को मापने के लिए, तो प्रमुख चिंताएं या समस्याएं क्या आएंगी। भाई IQ को कई लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई IQ कुछ काम का नहीं है, ये सब बच्चे को परेशान करने के तरीके हैं, और IQ ही सब कुछ नहीं है। अगर IQ ही सब कुछ होता तो अगर हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि टीचर्स को लगा इसमें बुद्धि है नहीं, फिर उन्होंने कमाल किया। कोई क्या लगता ही है मैम आपको हुआ, पूछा जी आपसे। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेकंड ऑप्शन है 53% लोग। देखना एक बार, इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर। अच्छा, तभी मैं एम्पैथाइज कर पाती हूँ आप लोगों से, वाह बहुत बढ़िया। स्कोर की अस्थिरता, यानी इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर हो सकती है
कि स्कोर ऊपर नीचे अलग अलग टेस्ट के माध्यम से अलग अलग स्कोर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कल्चर बायस होता है, हाँ कल्चर बायस होता है। कुछ आईक्यू टेस्ट ऐसे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उसमें कल्चर बायस पाया जाता है कि वो अगर कोई अमेरिका में रहता है और वहां का कोई टेस्ट है तो वो वहां ज्यादा स्कोर कर पाएगा, बजाय कि कोई एशियन जो है जाकर के इंडियन कोई उसको टेस्ट को दे या किसी और कंट्री का। तो उसमें सवाल क्योंकि उसी तरह के हैं। कुछ टेस्ट कल्चर फ्री होते हैं, जैसे रावण का मैट्रिक्स है, तो ये एक बात हुई। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस, कि इनका ध्यान ही सिर्फ नंबर पे है, प्रोसेस पे है ही नहीं कि बच्चा सीखता कैसे है, कैसे वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। लेबल करने पे है ध्यान, बिल्कुल सही है, बच्चे पे ठप्पा लगा दो ये बेस्ट है, ये है, चारों ही बातें सही है कि ये नुकसान है आईक्यू टेस्ट के या प्रॉब्लम्स हैं आईक्यू टेस्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। अंतः व्यक्तिक बुद्धि की बात की है। इंट्रापर्सनल इस केस में इंग्लिश में जरूर देख लेना, कई बार अंतः लिख देता है, कई बार अंतर लिख देगा, जबकि अंतर का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक है ना। अंतः मतलब खुद, तो इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोग, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, क्या है ये? 2 या 2 से अधिक स्टेट्स या 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई फ्लाइट जा रही है तब हम उसको इंटरनेशनल फ्लाइट कह रहे हैं। इंट्रा क्या है? इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद में झांकना। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, दूसरों में झांकना, अदर्स। इंटर मतलब अदर्स और इंट्रा मतलब यहां सेल्फ की बात हो रही है। तो 2 प्रकार की बुद्धि है जो एक जैसी है, वैसे तो टोटल 8 प्रकार हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। इंटर मतलब दूसरों के फीलिंग्स, मोटिव्स को समझ पाना, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। खुद को समझ पाना, खुद के इमोशंस को, खुद के प्रति सेल्फ अवेयर हो पाना, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक। तो जो व्यक्ति अंतः व्यक्तिक बुद्धि रखेगा, यानी खुद को समझ पाने की क्षमता रखेगा, उसको हम इंट्रापर्सनल रूप से इंटेलिजेंट कहेंगे। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल, ये नहीं होगा यहाँ पे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ स्पीच, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, भाई मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं कब इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे कैसे खुद को संभालना है, खुद को जानना बेसिकली फिलोसफर्स में भी होता है ना। तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एप्रिशिएशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे होता नॉलेज ऑफ अदर्स कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दूसरों के मोटिव, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को जानना, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाता। बस इतना ही अंतर है दोनों में, एक जगह पे वंस ओन लिखा होगा, दूसरी जगह पे अदर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बार। ये कहता है द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर, यानी लिंग के बारे में या जेंडर के बारे में क्लासरूम का कैसे क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, या कैसे टीचर को जेंडर को देखना चाहिए क्लासरूम के अंदर। फटाफट से बताना, हो जाओगे बिल्कुल प्रतिभा अगर अच्छे से कर लोगे तो। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से तो किसी का भला नहीं हो पाने वाला, कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं, या फिर क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये सब बातें क्या हैं? आपने स्टीरियोटाइप किया हुआ है, यानी कोई एक चीज बहुत पहले से चली आ रही है जिसमें इक्वालिटी या इक्विटी कुछ भी नहीं है, किसी एक तरफ ही झुकी हुई है। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है 3 साल से शुरू होते होते 3 से 5 साल के बीच में बच्चे को समझ आ जाता है कि जेंडर कांस्टेंट है, लिंग स्थिर है। जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकता, ये बात उसको समझ आ जाती है, और इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है यहाँ। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, यानी जो समाज में स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाएं उनको अपना लो, कि अगर तुम लड़की हो तो बाहर खेलने मत जाओ, लड़के हो तो घर में मतलब जो चाहे करो। तो ये अपने आप में फिर स्टीरियोटाइप को ही बढ़ावा देगा, इससे कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं, जो चलते आ रहा है वही चले जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी लग जाता है रूढ़िबद्धता के सामने तो बात बन जाती है, यानी आपको स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, या इस बार जो हमने 26 जनवरी पे देखा तो परेड से लेके सारी चीजें मतलब फोर्सेस में जा सकती हैं। तो वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी के जो चला आ रहा है उसका ऑपोजिट एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, है ना, कि लड़कियां भी बाइक चला सकती हैं ऑल, ये सब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का उदाहरण है, कि जो हमने रोल में बांध दिया है फीमेल्स को कि सिर्फ किचन में रहेंगी, है ना। अभी राहुल ने बताया, कोई तो कमेंट कर रहा था कि मैम शायद खाना बना रही होंगी जब तक क्लास नहीं चली थी। ये बात रेयर ही केस में हम किसी मेल टीचर के लिए लिख पाते हैं, है ना, कि गुरुजी खाना बना रहे होंगे, जब तक गुरुजी ने बता ना दिया हो कि वो अकेले रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। बट नॉर्मली दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप ठूस ठूस के भरा हुआ है कि मैम है तो खाना ही बना रही होंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं खाना बनाने से, या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, एक स्किल है। बट प्रॉब्लम इज हमने जेंडर से जोड़ दिया स्किल को, सिर्फ खाना बनाने को सिर्फ महिलाओं से जोड़ दिया।
तो प्रॉब्लम है, फिर वो स्टीरियोटाइप बनेगा, कल को आप बच्चों के साथ भी फिर ये करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता ही नहीं है, पूरा भरोसा है, ठीक है ना। चलिए खैर, बहुत बढ़िया हिमा। तो ये स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है कि सर को देख के भी कल कहो कि सर शायद खाना बना रहे होंगे, तो कूल लगेगा, ठीक। चलो खैर, आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो मैं जेंडर सेंसिटिव इंसान हूं बहुत, तो मेरे दिल पे तुरंत लग जाती है। हालांकि आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 14। और टीचर्स के लिए होना ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं एक तरह से। कल को आप स्कूल्स में जाएंगे, है ना, और आप नई जनरेशन को एक तरह से तैयार कर रहे हैं। टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा माँ बाप की भी नहीं सुनता, उसको लगता है मेरे टीचर ने जो कहा है वही फाइनल चीज है। तो ये जरूरी है कि हम धीरे धीरे बदलाव लाएं। हमें कई बार यही तो क्वेश्चन आता है ना कि टीचर्स कई बार खुद अपने बायस के लिए ही अवेयर नहीं होते। हम तो नॉर्मली कह देते हैं, ऐसा थोड़ी हमें किसी को नीचा दिखाना है कि मैम को नीचा दिखाना है इसलिए लिख देते हैं मैम खाना बना रही होंगी। नॉर्मल बात लिखी थी किसी ने, है ना। लेकिन हम खुद ही अवेयर नहीं है कि ये चीजें स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं। जब हम बात करते हैं कि मम्मी किचन में होंगी और पापा रिमोट लेके टीवी देख रहे होंगे, जो बहुत घरों में होता भी है, नेचुरल, मतलब नॉर्मल बन गई है वो चीज, नेचुरल तो क्या कहें। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय के साथ चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। एक जनरेशन की कट गई, दूसरी कट जाएगी, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदलाव तो आएगा हर हालत में। इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स अ टीचर नीड्स टू। क्या कह रहे हो, ज्यादा दिल पे मत लगाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाओ, आपने तो बिल्कुल आंसू ही निकाल दिए। एक कक्षा में जहां छात्रों के सीखने के तरीके विविध होते हैं, एक शिक्षक को यह करना होगा। भाई अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है संगम आता हूं बाइक चलाने, बहुत बढ़िया। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स और टीचर नीड्स, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो कैसे पढ़ाए टीचर। आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, एक मानक स्तर पकड़ लो और बस उसी लेवल पे पढ़ाओ। भाई कमजोर बच्चा तो नहीं सीख पाएगा फिर, तो ये तो प्रॉब्लम है। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की विविध सीखने की गति से जुड़ने के रचनात्मक तरीके खोजना। यानी कि छात्र जो हैं वो विविध तरीके से सीखते हैं, अलग अलग तरह से बच्चे सीख सकते हैं। कोई वीडियो देख के सीखेगा, कोई चार्ट देख के सीखेगा, कोई एग्जाम्पल के थ्रू सीखेगा, कोई एक्टिविटी करके सीखेगा, किसी को ताजमहल दिखा दो ले जाके तो अच्छे से सीख जाएगा। तो मल्टीपल तरीके हैं, कोई बच्चा धीमे सीखेगा, कोई तेज सीखेगा, तो हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना है। क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड, अब जैसे यहां हिंदी में भी लिखा हुआ है तो मैं इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी में समझाती हूं क्वेश्चन। क्या हुआ, ये डाइवर्स नीड्स हैं क्योंकि, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पेडागोजी, अगर टीचर बोले तो पेडागोजी से भी दिक्कत है, उन्हें रहता है कि शिक्षण शास्त्र क्यों नहीं बोल रहे हो। तो फिर तो अगर हमारी सीखने की इच्छा नहीं होगी तो कोई नहीं सिखा पाएगा। फिर क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शंस, स्पेशल अचीवमेंट किस बेसिस पे, क्यों, पहले डाइवर्स नीड्स है तो मल्टीपल तरीके से पढ़ा लो, मल्टीपल तरीके अपनाओगे उसमें अपने आप आ जाएगा रेमेडियल सेक्शंस और ये सब। डू एबिलिटी ग्रुपिंग विद इन क्लास, देखिए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी होती है, अगर करनी भी पड़े, बच्चों के ग्रुप्स बनाने भी पड़े तो आपको मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी होती है, यानी अलग अलग तरह के बच्चे, हेट्रोजेनस एबिलिटी, जिसमें मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग हो। ऐसा ना हो कि एक ही तरह के बच्चों को आपने ए सेक्शन में डाल दिया जिनके 90% आते हैं, बाकी सबको डी में डाल दिया। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, एक जैसी क्षमताओं वाले बच्चों को साथ रखने की। क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार, होमोजेनस ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, रचनात्मक मूल्यांकन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है कैसे। रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एक्टिविटीज के माध्यम से आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, जजमेंट के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। समेटिव असेसमेंट होता है आप एक तरह से बच्चे को जांचना चाह रहे हैं कितना आता है उसको, ठीक है ना, वो जजमेंट बेस्ड होता है, जैसे आपका हाफ ईयरली या ईयरली। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, रचनात्मक मूल्यांकन आमतौर पर कैसे उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स, यानी टीचर्स को एक्स्ट्रा मटेरियल दे दो जिसमें वो एग्जाम पेपर तैयार करें, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है नहीं। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और छात्रों को सहायक गैर मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करना। या फिर टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, अच्छा टेस्ट दे पाए, नहीं। टू डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्रिएटली, डिस्क्रिमिनेट कर पाए बच्चों के लेवल में, ये और खराब है। तो बच्चों को आपको एक्टिव रखना है, एक्टिविटी बेस्ड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक के लिए होता है, बच्चे ने कितना सीखा, कैसे और बेहतर सिखा सकते हैं। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और छात्रों को सहायक गैर मूल्यांकन यानी नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। नॉन इवैल्यूएटिव कैसा है कि इतने % तुम पास हो, फेल हो, बुद्धू हो, ये सब नहीं,
वो कैसे बेहतर करे, कितना अच्छे से करता है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब जान पाएंगे आप। इवेल्युएटिव हो जाएगा कि इतने परसेंट ले आए, उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, मल्टी कल्चरल एजुकेशन यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा, यानी कई सारी संस्कृतियों के बच्चे जहां शामिल हैं वहां पे हम बच्चों को क्या सिखाने का एम रखेंगे या कैसे सिखाएंगे। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल इनइक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम। बच्चों के लिए शैक्षिक असमानता का माहौल पैदा कर देंगे कि इनइक्वालिटी के कौन सा बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, उस हिसाब से कुछ को तो महत्वपूर्ण मानेंगे, कुछ को नहीं मानेंगे। एजुकेशनल इक्विटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, बच्चों के लिए शैक्षिक समता, समानता भी नहीं, इक्विटी लिखा है ना, तो इक्विटी समानता से कई बार बेटर होती है, यानी इक्वालिटी से बेटर होती है इक्विटी। ठीक, समता क्या है, संता बनता नहीं है, समता है, ठीक है ना। समता क्या है भाई, ये इस बात का बच्चों के लिए शैक्षिक समता कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण करती है। यानी अगर आपने एजुकेशनल इक्विटी क्या है, अगर कोई बच्चा है जिसको देर से समझ में आती है कोई चीज, या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां उसको बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया, या स्कूल की भाषा नहीं आती उसे, तो आप उसको अपनी भाषा में बात करने देंगे। यानी जैसी नीड होगी जिस बच्चे की, एज पर नीड आप डिसीजन लेंगे या एक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इक्वालिटी क्या है, इसका एग्जाम्पल हालांकि हम बहुत बार बैचेस में भी डिस्कस करते हैं, वो मैच वाला एग्जाम्पल मैं बहुत सालों से दे रही हूँ, जिसमें वो एक बेंच मिल जाती है, जिसकी हाइट कम है उसके लिए भी सेम बेंच, जिसकी हाइट ज्यादा है उसके लिए भी, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है उसके लिए भी सेम बेंच, जो कि जरूरत नहीं है, जिसकी हाइट ज्यादा है उसको सेम बेंच की जरूरत नहीं, बल्कि उस बंदे को एक और एक्स्ट्रा बेंच दे दो आप जिसकी हाइट बहुत कम है, ताकि वो भी देख पाए एक मैच जब देखने गए हैं। तो ये वाली पिक्चर मैंने आपको बहुत बार दिखाई है। खैर, इक्वालिटी है समानता के बराबर बांट दो, कोई भी चीज है बराबर होनी चाहिए सब कुछ, कि हमारी जॉब करने की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें हमें बराबर मिलनी चाहिए, ये है इक्वालिटी। इक्विटी क्या है, इक्विटी है समता। कि इक्वालिटी की बात तो तब करिए, पहले आपने इक्विटी को ध्यान में रखा कि नहीं। बिहार में या और भी कई जगह पे फीमेल्स को रिलैक्सेशन है, आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने जाएंगे, फीमेल्स के केस में ज्यादातर वो 100 रुपए 200 रुपए जो भी लगते हैं वो भी नहीं लगते। सीटेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, जैसे D+B का एग्जाम भी है फॉर दैट मैटर, तो फ्री होता है गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए जो है वो फ्री है, पेपर की फीस नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप कई बार बढ़ावा नहीं देते बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, कि वो पढ़ें, वो अपनी जिद से पढ़ लें या जो भी है। या बिहार में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिलैक्सेशन है फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि उनको इक्वालिटी पे रखा ही नहीं गया, जिसको बराबर रखा ही नहीं गया उसको बराबर थोड़ी ना कहोगे। एक व्यक्ति जिसका पैर ठीक से काम नहीं करता और जो व्हील चेयर पे, उसको थोड़ी कहोगे जिसके हाथ पैर ठीक है उसके साथ दौड़ लगाओ और देखते हैं कौन जीतेगा। पहले आपको ऊपर लेके तो आना पड़ेगा, इक्विटी का इस्तेमाल तो करो, कि जिनको मौका मिला ही नहीं है उनको आगे तो लेके आएंगे आप। तो इक्विटी होती है एज पर नीड, कि हम कहते हैं मेट्रो में भी, दिल्ली मेट्रो में अनाउंसमेंट होता था 2019 में, मैं लास्ट टाइम ट्रेवल किया था, तो कि पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी जो फर्स्ट कोच है ट्रेन का दैट इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। क्यों है ऐसा? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। छेड़छाड़ महिलाओं के केस में ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स का इशू है वो हो सकता है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है फिर भी काम पे जा रही हो, 70 रीजन हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या किया, एक डब्बे को निर्धारित कर दिया गया। ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है, दिस इज इक्विटी, नीड है, नीड के अनुसार गए हैं हम, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में भी क्या है कि अगर डिस्कस थ्रो या गोला फेंक भी है तो महिलाओं का जो गोला फेंक होगा उसका वजन थोड़ा सा कम होगा पुरुषों वाले शॉर्ट पुट से। उसका रीजन है कि बायोलॉजिकली हम ऐसे बने हैं कि जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी शायद मेल की वो ज्यादा होगी महिला के स्ट्रेंथ से। हालांकि इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कमजोर हो गई क्योंकि सारे पुरुष 130 किलोग्राम वजन उठा लें, जरूरी नहीं है। तो वेरिएशन तो वहां भी है, समझ पा रहे हैं? तो वो इक्विटी बेस्ड चीजें हैं ये, कि नीड के हिसाब से। चलिए खैर, और कई बार इक्विटी के चक्कर में लोग भेदभाव ले आते हैं बीच में और कहेंगे कि हमें तो आपकी चिंता है, ठीक। शोकेसिंग डांसेस म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स, ये सिर्फ डिफरेंट कल्चर के आप म्यूजिक कर दो नहीं, उससे अच्छा है कि आप डिफरेंट तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना सीखिए, स्पेशल सेक्शन कोई नहीं, सबको। बहुत लंबा ज्ञान हो गया, इसलिए आपको जेंडर को लेकर फ्लेक्सिबल रहना है, या कल्चर में भी यही करना है कि सभी कल्चर का बच्चा, चाहे कोई भी बच्चा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता है, किसी को किसी चीज में नीड है, कोई किसी चीज में अच्छा है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, उन सबका ध्यान रखना, यही इक्विटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखना एक बार, ये क्या कहता है भाई, द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बैकग्राउंड्स कैन गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के, वंचित समूह की अगर हम बात करें,
है ना। डिसएडवांटेज यानी अलाभान्वित और वंचित समूह वर्ग के बच्चे भी क्लासरूम में आएंगे, वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वंचित समूह कौन है? वो बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसको समाज ने दरकिनार करके रखा हुआ है उसकी जाति या किसी भी आधार पे, है ना। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था वो गंगूबाई मूवी का, कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है स्कूल्स में, तो वो क्या है, एक तरह से डेप्राइव्ड सिचुएशन में या डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन में हो गए, बेशक फीस बराबर भर पा रहे हो। तो उन बच्चों को नेगेटिवली कैसे वो इंपैक्ट होंगे, नकारात्मक रूप से प्रभावित कौन सी चीज कर सकती है? स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप बना लिए हैं कि ये बच्चा, ये तो बहुत खराब बच्चा है, इस जाति का है, ऐसी भाषा बोलता है, इसके घर की स्थिति ये है, सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पे है, डेप्राइव्ड है, तो हमने कह लिया कि ये स्टीरियोटाइप बना सकता है कोई दिमाग में। हाँ, तो बच्चे का नुकसान होगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स, यानी स्थानीय ज्ञान प्रणालियों की समझ का अभाव यदि है किसी टीचर को, तो क्या होगा, उससे भी बच्चा नेगेटिवली प्रभावित होगा, क्योंकि आपको उसके आसपास का माहौल ही नहीं पता बच्चे के आसपास का, तो आप वैसा एग्जाम्पल दे ही नहीं पाएंगे। फिर है टॉप डाउन करिकुलम। देखिए, टॉप डाउन करिकुलम क्या है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दे पाता कई बार, ये ओवरऑल जनरल बातों पे ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स में ध्यान नहीं देता। जो डिटेल्स में ध्यान देगा बॉटम अप, छोटे से, हम बिल्कुल एक छोटी सी डिटेल से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, वहीं ये बेसिक्स पे ध्यान नहीं देता कई बार। मतलब ऐसी दिक्कत बच्चों को आ जाती है, क्योंकि उसके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसको टॉप डाउन से समझ नहीं आएगा, तो ये भी नेगेटिवली ही इन्फ्लुएंस करेगा। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, ये तो हेल्पफुल है, ये नेगेटिव नहीं है कि आपका करिकुलम ऐसा हो जिस संस्कृति से, जिस स्थान से बच्चा आ रहा है वो उन एग्जाम्पल से रिलेट कर पाए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों ही, तीनों ही सही है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो कि आप लोग फोर्थ पे क्यों लगे पड़े हो? 48% लोग फोर्थ जवाब दे रहे हैं। पढ़ तो लिया करो, इतनी जल्दी क्यों है? स्थानीय संस्कृति और भाषा के आधार पे अगर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा ना। क्या आपने हर बच्चे के लिए फिर तो आपने सोचा होगा उस स्थान का, जो भी बच्चा होगा आसपास का, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ नहीं शामिल होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें शामिल हो जाएगा। एक मिनट, लेट मी चेक। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी रचनात्मकता, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया, कुछ डिफरेंट सोचना, किससे जुड़ा हुआ नहीं है? ओरिजिनलिटी से 4 एलिमेंट होते हैं, बहुत बार बताएं, FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है विचारों में, फ्लुएंसी होती है, यानी बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं एक साथ, एक विचार काम ना करे दूसरा, इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी है। ओरिजिनलिटी यानी क्या होगा, एक मौलिकता पाई जाएगी, है ना। एलिजिबिलिटी, आपका इलेबोरेशन, यानी उसको डिटेल में समझ पाएंगे, जो भी आइडिया आपको आया है उस पर डिटेल में जा पाएंगे। तो ओरिजिनलिटी होती है क्रिएटिव थिंकिंग में। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, यानी अभी स्पष्टता नहीं है बट आ जाएगी, तो उस आइडिया के साथ बैठे हैं आप, परेशान हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं उस आइडिया के साथ, कुछ नया सोचेंगे, कोई तरीका निकलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होती है थिंकिंग में, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग का कोई ताल्लुक नहीं है अभिसारी चिंतन का क्रिएटिविटी से, ये तो उल्टा है। मैंने आपको बताया हुआ है, DC साथ जाता है, CC साथ नहीं जाता, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं चलते, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ चलते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, दिशाओं में सोचना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कोई नया आंसर दुनिया से नहीं निकाल के दे दिया, यहीं पे आंसर था, उसी को चूज कर लिया है। ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। 4 ऑप्शन है, एक चूज करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, उत्तर पता ही नहीं है, खुद से लिखेंगे अलग अलग दिशाओं में सोच के। तो ये है थर्ड ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आज मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चाइल्ड विद लोकोमोशन डिसेबिलिटी जॉइन्स अ प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ फैसिलिटेटिव स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ द चाइल्ड विद इन स्कूल। एक बच्चा है जो चलने फिरने की अक्षमता से जूझ रहा है, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यानी उसकी हड्डियों और मसल्स इन दोनों में समस्या है, तो चलने फिरने में समस्या होती है। ऐसा बच्चा व्हील चेयर पे हो सकता है, बैसाखियों का सहारा ले सकता है, बेसिकली जॉइंट्स की प्रॉब्लम है और चलने फिरने में दिक्कत होगी बच्चे को। तो ऐसे बच्चे के लिए कौन सी एक चीज सही नहीं है स्कूल में, उसको हेल्प नहीं मिलेगी किस चीज से? प्रोविजन ऑफ एलोकेटिंग क्लास ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये बात तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो बच्चा जो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के नहीं जा सकता, तो उसके लिए आप ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस लगाइए, क्योंकि उसको ऑलरेडी दिक्कत है। या तो लिफ्ट हो स्कूल में, अब इतने तो हम एडवांस नहीं हुए अभी, बहुत रेयर स्कूल्स में लिफ्ट होगी, वो स्कूल्स फिर 5 स्टार होंगे एकदम उस लेवल के, समझ पा रहे? वो स्कूल नहीं लगेंगे फिर आपको। तो ग्राउंड फ्लोर पे या तो हम रैंप बनवाएं, लेकिन रैंप से भी इसको दिक्कत रहेगी, क्योंकि हड्डियों वाली प्रॉब्लम है, चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत आती है लोकोमोटर एक्टिविटीज में। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप क्लास लगाइए ऐसे बच्चे की बजाय कि 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं, टीचर्स के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट है आपका एम्पैथी बिल्डिंग अमॉन्ग पीयर्स, यानी साथियों के बीच में समानुभूति होनी चाहिए। एम्पैथी, सिंपैथी नहीं। हिंदी में कई बार ये अलग से गलत हो जाता है जो ट्रांसलेशन है। समानुभूति, समानुभूति चाहिए हमें, सहानुभूति नहीं चाहिए। अरे बड़ा बुरा हुआ ये नहीं चाहिए, सच में आप फील कर पाए बच्चे की जगह खुद को रख के, वो चाहिए। तो एम्पैथी होनी चाहिए टीचर्स में भी, बच्चों में भी। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अगर जरूरत पड़े तो ढांचा जो है स्कूल का, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिफ्ट लगवा सकते हैं वो लगवाइए, कुछ और करवा सकते हैं वो करवाइए। फोर्थ ऑप्शन है शोइंग सिंपैथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी, कि बेचारे बच्चे में क्षमता नहीं है, चल नहीं सकता, है ना। यही करता है समाज, ये हो गया जी, फलाना हो गया, है ना, बेचारा सबसे पहले बना देता है वो। योग्यता की कमी पर सहानुभूति दिखाना, कि बच्चे में क्षमता नहीं है इसलिए सिंपैथाइज कर रहे हैं, अरे बेचारा, और पीछे से हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख पाना, वो है एम्पैथी, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। अगर सीरियस ब्रेकअप नहीं हुआ, जीवन में कहीं प्रेम नहीं किया, नहीं समझ आएगा क्या होता है ब्रेकअप, है ना। फिर आप हंसेंगे और डांटेंगे बच्चों को, आपसे कोई बच्चा कोई आके बात नहीं कर पाएगा, जैसे आप लोग कर लेते हैं संडे वार्ता में, क्योंकि आपको पता है कि सीरियसली समझा जाएगा। इसलिए नहीं कि ब्रेकअप हुआ है, जिस भी वजह से, कि एम्पैथी है टीचर में और होनी ही चाहिए। टीचर्स में बहुत जरूरी गुण है कि एम्पैथी हो, कि बच्चों की जगह पे खुद को रख के देख पाए, ठीक। फिर क्या है, सिंपैथी क्या है, सिंपैथी हमको नहीं चाहिए, सिंपैथी काम की नहीं है, क्योंकि सिंपैथी में आप दूसरे की जगह पे, दूसरे के शूज में नहीं रख के देख पाते खुद को, ठीक है ना। तो ये हुआ एक आपका जवाब, क्लियर बात है। और ये ग्राउंड फ्लोर और ये सब तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे और आप लोग जवाब देंगे पोल में। हाँ देखो, 10 बजे के बाद कई लोगों को सोना होता है। वाह वाह वाह, चैंप वसी कहना, सच्चा प्यार ही नहीं मिला जो दिल टूटने वाला ब्रेकअप हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही जी लो, मुश्किल हो जाता सर्वाइव करना। सही से पढ़ लो, सीटेट निकालो, मजे करो, फिर दिल तोड़वा लेना। इंग्लिश का सही और हिंदी का ट्रांसलेट गलत है तो मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं, इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। अगर पेपर में ऐसा होता भी है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाता है, ठीक है ना। फटाफट से आ जाओ कृष्ण देव। चलिए, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन हु हैव स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटी। एक बच्चा है जिसको सुनने की समस्या, श्रवण दोष है, तो कौन सी एक चीज सुविधाजनक नहीं होगी या उसके लिए सही नहीं होगी उसको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि हर बच्चों को आपको स्कूल में या क्लास में अकोमोडेट करना है, पढ़ाना है। ये नहीं कह सकते आपके सुनने वाला बच्चा है जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसको स्कूल से निकाल दो, ऐसा सब नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन है, 5 नंबर में आता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं। रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेर एवर पॉसिबल, जहां जरूरत हो, जहां संभव हो, बच्चे को छूट दो, आगे बिठाओ, मशीन लगवाओ या किसी और तरीके से समझाओ। रीजनेबल एकोमोडेशन, जहां जरूरत हो करिकुलम में तो बदलाव हो सके पाठ्यचर्या में। कॉन्टिन्यूअल नेगेटिव कॉमेंट्स ऑन एरर्स कमिटेड, एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है और आप उससे अगर गलती होती है तो आप कॉन्टिन्यूअसली उसको बुरा भला ही कहते रहते हैं, है ना। बहरे हो क्या, ये हो क्या, वो हो क्या, ये सब समाज में हम सुनते हैं शब्द, जो कि एकदम खराब तरीका है। ये इतनी आसानी से बोल देने वाले शब्द नहीं है, और स्पेशली अगर बच्चे को दिक्कत है तब तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एकदम खराब तरीका है कि आप बच्चे को नेगेटिव कॉमेंट्स कर रहे हैं। अरे दिखाई नहीं देता, हो सकता है बच्चे को सच में ना दिखाई देता हो, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है बच्चे की नीड के अनुसार, आप इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करके एक प्लान बनाते हैं हर एक बच्चे के लिए, वो IEP कहलाता है, स्पेशल एजुकेशन में बहुत काम का है। तो थर्ड ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है ये, सक्सेस इन स्कूल्स शुड बी ब्रॉडेंड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विद इन स्कूल टू इंक्लूड। स्कूलों में सफलता को स्कूल के भीतर विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि से आगे बढ़ाकर इसमें इंक्लूड करना चाहिए। हाँ रागिनी, आंसू आ जाएंगे इतनी तारीफ से, आ जाओ इधर आ जाओ। सक्सेस इन स्कूल्स शुड बी ब्रॉडेंड बियॉन्ड स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट, के एकेडमिक अचीवमेंट फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, इसके आगे भी सक्सेस हो सकता है बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता हो, म्यूजिक में अच्छा करता हो, तो वो भी सक्सेसफुल है ना। तो कैसे हम इंक्लूड करेंगे, ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हम ऐसा यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं, स्कूल की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल, कि हम सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं के विकास को भी महत्वपूर्ण मान सकें, कि एक बच्चा है जो अपने साथियों को अच्छे से समझ लेता है, उनकी समस्याओं को,
और भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक बच्चा है जो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा है, डिबेट में अच्छा है, डिस्कशन में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम सामूहिक क्षमता अपने अंदर डेवलप कर पाए। एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन एट होम, इससे कुछ नहीं होगा। बच्चे के वीक एरियाज पे ही सिर्फ फोकस करो, नहीं हो सकता बच्चे की क्षमता ही कुछ और हो। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी किसी एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन। कैसे हम बच्चे में वैचारिक स्पष्टता या संप्रत्यात्मक स्पष्टता, कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे करेंगे? रिकॉल करा के, रिकॉल मतलब रट्टाफिकेशन हो गया, बार बार वही चीज याद करा रहे हो। राइट डाउन इन्फॉर्मेशन करेक्टली, ये भी रट्टाफिकेशन है। रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट लर्निंग नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए। क्लियरली रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन का मतलब रट्टाफिकेशन होता है, जरूरी नहीं है कि उसने समझ में भी आया हो अगर डेफिनेशन याद है तो, है ना। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि सीखी गई अवधारणाओं को वास्तविक जीवन में, वास्तविक स्थितियों पर लागू कर पाना, तब हम कहेंगे एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। मैं अपने भाई को अक्सर कहती हूँ कि पढ़ना इस तरह से चाहिए कि आप समझा पाओ किसी को, क्योंकि मुझे याद है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा कई बार होता था स्कूल से ही कि हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे। अगर वो पीयर लर्निंग जो वाइगॉस्की की है, तो किसी कॉन्सेप्ट में अगर मुझे दिक्कत है तो मैं अपनी किसी फ्रेंड से समझ रही हूँ, और जब पेडागोजी बेहतर होती गई उस टाइम पे, तो मैं अपने दोस्तों को समझा देती थी। तो ये क्या होता था, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी अच्छी है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपको डेफिनेशन कितने अच्छे से याद है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में किसी को समझा पा रहे हैं। उसका कोई समझाना एक तरीका है, उसको सच में एक्सपेरिमेंट करके देख पा रहे हैं, तो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, इससे पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या सिर्फ रट्टाफिकेशन ही लगाया हुआ है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? ये है टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, यानी बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें अवसर दिए जाएं, यानी बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ध्यान देती है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ठीक, डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली, हर टाइम पे जैसे ही प्रॉब्लम आए मम्मी मम्मी करता हुआ रोके ना भाग जाए, खुद भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे, है ना। यहां हम देखते हैं लोग हो जाते हैं 6-6 फीट के, वयस्क हो जाते हैं, और अपने लिए डिसीजन उनसे नहीं लिए जाते जीवन में, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व नहीं होती, है ना। मम्मी पापा के पास जाना समस्या में या परेशानी में वो कोई बुरी बात नहीं है, बट उन्हीं पे निर्भर रहना, उन्हीं को बैसाखियों की तरह यूज करना, ये अपने आप में नेगेटिव बात है, क्योंकि बच्चे को इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर हमें बनाना है, जीवन उसका है, जीना आना चाहिए। ठीक, तो डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन दी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन दी टेक्स्ट बुक, और ये एज के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप 8 साल के बच्चे को कहें तुम्हारा जीवन है चलो जाओ आज से तुम खुद अपना कमाना अपना खाना, वो बात नहीं चल रही है। एज के अनुसार इंडिपेंडेंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आनी चाहिए। प्रयोग पाठ्य पुस्तक में निर्धारित प्रारूप में ही करें, यानी जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट नहीं। डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हाँ बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को खुद से स्वतंत्र रूप से सोच के डिस्कवर कर पा रहा है, तो बात सही है। टेक एक्स्ट्रा ट्यूशंस, नहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना कोई अच्छी बात नहीं, इवन आरटीई के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं मतलब तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, वैसे भी प्रोहिबिटेड है कि टीचर्स जो है ट्यूशंस लें। लर्न प्रीमैरिली थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स, क्यों भाई, मल्टीपल तरीके से सीख लो। प्रॉब्लम सॉल्व तो डिस्कशन से लेके हर चीज से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखना फटाफट से, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आते भी हैं पेपर में। द एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो गलतियां करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे, जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, बिना गलती करे कैसे सीख सकता है कोई, कभी ना कभी तो करी होगी। यूज टू असर्टेन देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी बच्चे की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं और लर्निंग प्रोसेस में, उससे पता लगता है कि उनका करंट लेवल क्या है और बुद्धि का स्तर क्या है, या फिर रेक्टिफाई कर देना चाहिए तुरंत विदाउट फीडबैक, उनको फीडबैक भी मत दो और बस करेक्ट कर दो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक लग रहा है ये। और डिस्ट्रैक्शन इन दी लर्निंग प्रोसेस, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लर्निंग का पार्ट है सीखना, यानी एरर्स जो है पार्ट ऑफ लर्निंग है। ठीक, उनकी वर्तमान क्षमता और बुद्धि का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, यानी अगर बच्चों से गलतियां हो रही हैं तो मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, तो उस पर ठप्पा नहीं लगाना है, हमें पता लग सकता है कि क्या करंट लेवल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गलतियों को उनके खिलाफ ही यूज कर लो कि कितना दिमाग है उनमें, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे का संज्ञान या उसका दिमाग जब विकसित हो रहा होगा तो गलतियां उसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखना एक बार और जवाब देना। ये क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग, यानी सीखने में बच्चों की भावनाओं की क्या भूमिका है।
तो इमोशंस, बच्चों के इमोशंस का क्या रोल है? इमोशंस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें पॉजिटिव मानना है, उनको कंट्रोल करके रखो। ये एकदम खराब तरीका है। कितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे आप, लंबे समय तक फट के निकल जाएंगे। किसने कहा है? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है ना, कि जो चीजें हम दबा देते हैं वो फिर एक दिन फट के निकलती हैं। उनका एक कोट है, अभी आप सीटेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर उसको पढ़ेंगे। और एक शायर भी हैं शायद, उन्होंने भी कहा है कि जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको, तो अंदर से खत्म हो लेंगे फिर। तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो नहीं करेंगे कि जो बच्चा है उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें इमोशंस से एंड ऑल, वो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता, या दबाना इमोशंस को सॉल्यूशन नहीं होता। देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यानी डिस्कनेक्ट होना चाहिए, लर्निंग और इमोशन में कोई संबंध नहीं। नहीं भाई, अगर हम कह रहे हैं ना फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जो विकास के प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार, ओवरऑल 4 कह देते हैं, PCSE, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लगेगा चीजों में, ठीक? तो इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। भावनाएं सीखने के अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाती हैं और भावनाओं को या संवेगों को लर्निंग में शामिल करना चाहिए। तभी हम ब्रेकअप की बात करते हैं, पैचअप की बात करते हैं, ताकि आपके इमोशंस से कनेक्ट होके, आपके रियल लाइफ से कनेक्ट होके आपको चीजें समझ में आए, तब जाकर के आप समझते हैं, ठीक? इमोशंस मेक लर्निंग प्रोसेस मैसी एंड अनप्रिडिक्टेबल। नहीं, इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं और उनको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में। अगर बच्चा जॉय की भावना महसूस कर रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, आप कहते हैं ना बहुत मजा आया आज, तो इसका मतलब आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमोशन पॉजिटिव है, तो लर्निंग भी बेहतर होगी। दिमाग से जुड़ा हुआ है कॉग्निशन एंड इमोशन, चैप्टर है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, ये कहता है चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएंगे बच्चे, और आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होती है एक्सटर्नल की बजाय। एक्सटर्नल में आप रीजंस बाहर ढूंढते हैं कि सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आंतरिक ये होता है कि आपको पसंद है कोई चीज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना। टीचर बनना या टीचिंग पसंद है, इसलिए टीचर बनना है। सरकारी में फ्रीडम है, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है, तो इसलिए वहां ट्राई करेंगे। लेकिन अगर टीचर बनने का इतना ही अंदर से जुनून है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो कहीं भी पढ़ाओ, टीचर तो हो ही आप, है ना। तो ये क्या हुआ? इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि रीजन अंदर है किसी काम को करने का। गिविंग रिवॉर्ड, रिवॉर्ड बाहर है, रीजन हमें अंदर चाहिए। पनिशमेंट देना, ये भी रीजन बाहर है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान दी गई गलतियों से बिना किसी नकारात्मक दंड के सीखना। एनकरेजिंग टीचर अटेंशन टू परफॉर्मेंस बाय स्पेशल अचीवर्स विद इन अ क्लासरूम, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो जो अच्छे नंबर लाते हैं, नहीं। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी, यानी आप अपनी गलतियों से भी सीख रहे हैं बिना पेनल्टी के, डर के। बात ठीक है, रीजन लर्निंग है यहाँ पे, ना कि कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा, 2-3 सवाल और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग? मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, 3 ओरिएंटेशन होती है लर्निंग की, मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट है। मैं 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेती हूँ, इतने आप इसका जवाब दे दीजिए फटाफट से, जल्दी बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। फटाफट बताओ। सोनू देवनाथ कह रहे हैं मेरा सीटेट क्लियर हो गया है ओनली बिकॉज ऑफ यू, धन्यवाद जी। रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप किया, फिर डिटेल्स भरी करियर विल ऐप में, देन वेरिफिकेशन कोड डाला तो वहाँ पर ऐसा लिखा आता है प्लीज़ सबमिट डिवाइस टोकन, व्हाट शुड आई डू? इसका हम कल एक बार टीम से बातचीत करके बता देंगे, नहीं तो वेबसाइट से भी फिर आप जाके ले सकते हो, और कोर्स तो वेबसाइट से ही लेना। CW20 वहाँ का कुछ कूपन कोड टाइप है। बगल में मम्मी बैठी हैं, आपका क्लास देख रहे हैं, आपकी बात सुन रही हैं, कहीं अभी ही न लात मार दे कि जाओ अब अपना देखो प्लीज़ मैम, हम लड़कों का थोड़ा सा इज्जत का ख्याल रखिए। अच्छा, नहीं, अभी तैयारी कराएंगे माँ बाप, ऐसी बात नहीं। और भारत में तो बच्चे ही रहते हैं, इंडिया में, है ना, जब तक भी आप हैं तब तक बच्चे ही हैं। देखिएगा एक बार, समझते हैं कहानी क्या है और देखते हैं। लड़कों क्या मैं एक लड़कों के लिए बोलती हूँ, सिर्फ लड़के लड़कियों सबके लिए बात है, मैं तो जेंडर न्यूट्रल बात करती हूँ यार, हैं। जहाँ सेंसिटिव होने की जरूरत है वहाँ वो बात होती है, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़कों से दुश्मनी चल रही है यहाँ पे, लड़का लड़की वाला वो चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा कुछ, है ना। देखिएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स, यानी जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स हैं, जिनका ध्यान मास्टरी पे है कि हमें किसी चीज में मास्टर बनना है, वो किस ऑप्शन को देख के पता लगेगा? लो फियर ऑफ फेलियर, यानी विफलता का डर कम है, और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, कि मैं सीख सकता हूं, अभी गलतियां हो रही हैं लेकिन मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूं। जो ये सोचेगा वो मास्टरी की तरफ जाएगा। और फियर ऑफ फेलियर है नहीं उतना, कोई बात नहीं, फेल हुए तो हुए, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन लग रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हाई फियर ऑफ फेलियर में मास्टरी नहीं हासिल हो पाएगी, या तो वो फेलियर से बचेगा किसी तरह से। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी एंटिटी व्यू मतलब फिक्स्ड व्यू है कि भैया क्षमता तो आईक्यू तो बस एक बार मिल जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, जबकि आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया ही नहीं, अपना 100% दिया ही नहीं, ठीक है ना। लो फियर ऑफ फेलियर बट एंटिटी व्यू है एबिलिटी का, फेलियर का डर नहीं है बट आपको लगता है आपसे होगा ही नहीं, आपकी बस का ही नहीं है ना, आप में क्षमता ही नहीं है क्योंकि आपकी एबिलिटी फिक्स आपने मान ली है। हाई फियर ऑफ फेलियर या इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंटल व्यू तो पॉजिटिव है लेकिन फियर ऑफ फेलियर अगर बहुत ज्यादा होगा तब भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको फियर ऑफ फेलियर थोड़ा लो करना है कि देखा जाएगा जो होगा, अपनी तरफ से तो बेस्ट देके देख लूं, और जो अपना बेस्ट देते हैं उनकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं, उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लोग बहुत बहुत वीक होते हैं किसी सब्जेक्ट में, उसको भी बेहतर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो फेयर ऑफ फेलियर कम कर लिया है, दूसरा इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एक ठीक ठाक समस्या समाधान में, एक प्रभावी समस्या समाधान में कौन सी चीज एक रुकावट बनेगी या फिर हिंड्रेंस बनेगी। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम बनेगी या बैरियर बनेगी। ये कई बार हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, कभी बैरियर लिखा होगा, कभी हिंड्रेंस लिखा होगा, कभी लिखा होगा डेट्रीमेंटल बनेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना। तो ये कई सारे शब्द हैं जो यूज हो जाते हैं। डेट्रीमेंटल, अब डेट्रीमेंटल देख के कई लोगों के सर में दर्द हो जाता है, और हिंदी में भी अगर इसी तरह का शब्द लिखा हो तो फिर तो और ज्यादा। तो निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान में बाधा है? एक्टिवेटिंग द राइट स्कीमा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या होगा? राइट स्कीमा को अगर आप एक्टिवेट करें, सही स्कीमा सक्रिय करना, चाहे वो राइट ब्रेन का हो, लेफ्ट ब्रेन का हो, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस चीज को लेके वो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए सही समय पे, ठीक बात है, ये तो पॉजिटिव है। रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है, ये हिंड्रेंस है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। यदि आपने प्रतिक्रिया को फिक्स कर लिया है कि प्रॉब्लम कोई भी हो, मम्मी क्या कहती है, बेटा इस फोन ही है इस सारी चीजों की जड़, पेट में दर्द हो, कोई और दुनिया की समस्या हो, कई चीजों की जड़ हो भी सकता है फोन, बट हर बात के लिए एक ही सॉल्यूशन, कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा पुरानी प्रॉब्लम्स थोड़ी आएंगी लाइफ में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल प्रॉब्लम, के वास्तविक समस्या की पहले पहचान करें। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक्स और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ह्यूरिस्टिक्स होते हैं हमारे जुगाड़, कि रिमोट नहीं चल रहा, हमें पता है ये करके पहले चल गया था, इस बार भी चल जाएगा, तो ये हमने जुगाड़ अपना लिया, ठीक। तो ये है ह्यूरिस्टिक। तो प्रतिक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे और समझेंगे फटाफट से। ये क्या है? ये है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू compete among themselves in the classroom can have the following consequences. Which of these would you perceive to be harmful for a child's growth? यानी क्लासरूम में यदि हम गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, बस पूरी जिंदगी इसी में लगा देंगे। माँ बाप भी यही करते रहते हैं, बच्चा जीवन में कभी खुशी नहीं हो पाता, फिर वो जीत भी जाता है तब भी उसको लगता है पता नहीं किससे जीता हूँ, अभी तो दुनिया बची हुई है ना, प्राइम मिनिस्टर तो बना नहीं, टीचर ही बन के रह गया, मतलब इस तरह की बातें सोच लोगे फिर आप, क्योंकि जीवन भर से सिर्फ कॉम्पिटिशन पे ध्यान था, आपको क्या करना था, आपको क्या चाहिए था, इस बात पे आपने देखा ही नहीं, ठीक। तो कक्षा में छात्रों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। आप इनमें से किसे बच्चे के विकास के लिए हानिकारक मानते हैं, है ना। सेहत के लिए कौन सा हानिकारक है जो तरीका है, यदि हम मानते हैं कि ये जो कंपटीशन को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्थिति ऐसी है, कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना क्या करेगा कंपटीशन? जरूरत से ज्यादा क्या है, क्लासरूम में अगर आप बढ़ावा भी दे रहे हैं कंपटीशन को कि इससे आगे निकलो, उससे आगे निकलो, बजाय कि आप क्या कर सकते हैं कि खुद से आगे निकलो, खुद से बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये हार्मफुल कैसे होगा? इट क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स विद इन अ क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे तो विनर्स बन जाएंगे जो फर्स्ट आ रहे होंगे, ज्यादा नंबर ला रहे होंगे, दूसरों को आप लूजर कहेंगे। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, जिससे दिमाग की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। इट कैन क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स विद इन अ क्लासरूम हुज अचीवमेंट कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड फॉर स्कूल, स्टार अचीवर्स को बना देगा, देखो ये स्टार है हमारे स्कूल के, बाकी बच्चे नहीं है क्या, वो किसी और तरीके से स्टार होंगे, है ना, लेकिन ये तो हमने सीखा ही नहीं बड़े होते हुए।
इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, यानी कि ये बच्चों को फिट कर देगा कि इकोनॉमिक्स के बेसिस पे जहां पैसा ज्यादा है वहीं उसी कंपटीशन में जाओ, है ना, यही करो, यही ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं मिली जीवन खराब, है ना। हालांकि ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको मेहनत करनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अप्रोच भी खराब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। और इसकी कई बार अगर सच कहा जाए तो हमारे पास ये प्रिविलेज होता नहीं है जब तक हम बड़े होते हैं, जब तक आप तैयारी के माहौल में आ गए हैं, डिग्रीज लेकर के इतना पैसा लगा के, अब आपके पास जिम्मेदारियां हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, तो आज तो आपको ये कहना कि नहीं नहीं वो देखो जो आपको करना हो, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन बच्चों के केस में ये किया जाए तो बेहतर है ना। और अपने केस में भी जब मौका मिले जीवन में, अगर उतना करेज है या कर सकते हो किसी भी तरह से, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण या जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार है या हेल्पफुल है। हेरिडिटी, यानी उसको हेरिडिटी से क्षमता कैसी मिली है, कोई बीमारी तो नहीं मिल गई है, तो बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर हेरिडिटी अच्छी मिली होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा मिला है, यानी भौतिक वातावरण जिसको हम कहते हैं कि जलवायु कैसी है, पॉल्यूशन तो ज़्यादा नहीं है, शोर शराबा ये सारी चीज़ें तो नहीं है, जल पानी वानी सब ठीक से मिल रहा है या नहीं, सामाजिक कॉन्टेक्स्ट, लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही हैं, कहीं वॉर में तो बच्चा पैदा नहीं हो गया है, तो ये भी प्रभावित करेगा। तो तीनों ही चीज़ें प्रभावित करेंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। ये टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न स्क्वाड आपको मिल जाएगा PDF विद आंसर्स कल, और सीटेट के बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। सारी थियरी सब कुछ हम डिटेल में वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट से लेके आपका प्रीवियस ईयर से लेके नोट से लेके क्लासेस से लेके हर सब्जेक्ट की पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपको वहाँ एक साथ मिल जाएगा। एक सिंगल किताब भी फिर आपको लेने की आवश्यकता एज सच नहीं रहेगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे कब? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया हो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहो बेटा पढ़ लो आकर के, है ना। दोस्तों से तो ऐसी बात करते हैं ना लोग, बेटा कह के, तो उनको कहो कि आ जाओ भाई पढ़ लो, और पेपर आ रहा है धीरे धीरे पास, तैयारी कर लो। मंडे से हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, टाइम याद रखिएगा, मैं क्लास लगवा दूंगी। और अगर हम देखें 7 PM, अब आपकी क्लास ये 9 बजे वाली शिफ्ट हो जाएगी, 7 से 8 साढ़े 8 जितने भी होंगे, मतलब 1.5 घंटा 1 घंटा जितनी भी देर की क्लास होती है 7 से 8 में रखेंगे। आउट ऑफ 30 कितना आपने स्कोर किया, नंबर से ज़्यादा ज़रूरी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रश्मि तो 15 कह रही हैं, 24 20 30, कई लोग तो लेट आए ना, 26। चलिए धन्यवाद आज के लिए। कोई और डाउट हो, कुछ मन में हो तो आप सवाल पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी हमारा फोकस है। चलिए धन्यवाद। अब सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। संडे को मैं शायद संडे वार्ता इस बार लूँगी रात को 9 बजे ही, तो या हो सकता है 7 बजे ले लूँ। तो संडे मिलते हैं, एक बार बातचीत करेंगे। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ, उसके फिर जवाब देंगे। महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जब भी मौका मिलता है ये करते हैं हम।